हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लॉमैन पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपसे चर्चा करी थी सामान खोने या चोरी होने पर किस फॉर्मेट में एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, जिस पर आप लोगों का बहुत प्यार, समर्थन और सहयोग मिला, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हमारे या हमारे परिवार के किसी सदस्य या फिर किसी मित्र के साथ मारपीट जैसी आपराधिक घटना घटती है तो हम एफआईआर के लिए एप्लीकेशन में किन विधिक बातों को ध्यान में रखना है जिससे हमारा मामला ट्रायल में कमज़ोर ना पड़े। क्योंकि दोस्तों अक्सर हम जो गलतियां एफआईआर दर्ज कराते समय अपने एप्लीकेशन में करते हैं उसी का फ़ायदा अभियुक्त यानी दोषी व्यक्ति को जमानत लेने में या सज़ा से बचने में मिल जाती है। इसलिए हमें कुछ विधिक बातों को ध्यान में रखते हुए अपना एप्लीकेशन लिखना है जिससे हम दोषियों को आगे चल के सज़ा दिलाने में कामयाब हो सकें। आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट वही है जो फॉर्मेट हम हर मामले में इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन लिखने के लिए। फॉर्मेट सेम रहेगा। अब हमें इस फॉर्मेट में किन बातों को ध्यान में रखना है वो हम आइए जान लेते हैं। सबसे पहले पुलिस स्टेशन का नाम जिसके क्षेत्र में घटना घटी है या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम जहाँ पे आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन देना है। उसके बाद दोस्तों विषय हम बहुत ही संक्षेप में जिस संबंध में हम एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके बारे में संक्षेप में लिख देते हैं, जैसे प्रार्थी के घर में घुसकर मारपीट करने हेतु। उसके बाद दोस्तों हम जब एफआईआर का कंटेंट शुरू करेंगे उनमें जो ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले पीड़ित अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता, निवास स्थान स्पष्ट रूप से लिख दे। यदि पीड़ित व्यक्ति चोटिल व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, एक से अधिक है तो उन सबका नाम और पता एप्लीकेशन में लिखें। फिर दोस्तों घटना घटित होने का समय, दिनांक और दिन भी लिख दें, नहीं तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ अभियुक्त को मिलता है। इसलिए जिस भी समय घटना घटी है, जिस दिनांक में घटी है, उसका उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में सबसे पहले कर दें। साथ में दोस्तों घटना स्थल जिस जगह पर आपके साथ मारपीट हुई है, जैसे आपके घर के अंदर या बाहर या सड़क पर या चौराहे पर या जो भी स्थान जहाँ भी आपके साथ मारपीट जैसी घटना हुई है, उसका पूरा डिटेल अपने एफआईआर में वर्णन करें। घटना स्थल अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। बाद में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर घटना स्थल का मैप भी बनाता है, उसको तैयार करता है, जिसे नक्शा नज़री भी कहते हैं। बाद में नक्शा नज़री को अदालत में आपका वकील घटना के अनुरूप साबित भी करता है। इसलिए घटना स्थल बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है, उसका उल्लेख अपने एफआईआर में स्पष्ट रूप से कर दें। उसके बाद दोस्तों ये भी लिखिए घटना के समय आप क्या कर रहे थे और आपके साथ कौन कौन था और घटना किन लोगों ने होते हुए अपनी आँखों से देखा। जिन लोगों ने भी घटना को होते हुए अपनी आँखों से देखा है उनका पूरा नाम स्पष्ट रूप से लिख दें। कितने लोग थे जो घटना को देख रहे थे, उन सभी का पूरा नाम लिख दें जो आगे चल के आपके मामले में गवाह होंगे, जिसे आई विटनेस भी कहते हैं, और जिसकी मदद से आप दोषियों को सज़ा दिलाने में सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर अपराध कारित करने वाले व्यक्ति जिसने आपको मारा पीटा है, जितने भी लोग रहे हों उनका पूरा नाम, पता, यदि एक से ज़्यादा हों तो उन सबका नाम एप्लीकेशन में लिखें। यदि उनमें से आप किसी को नहीं पहचानते हैं तो उनका नाम अज्ञात में लिख दें, जैसे फला लोगों के साथ 3-4 अज्ञात लोग करके आए और उसके बाद हमारे साथ मारपीट करी, तो अज्ञात में भी नाम लिख सकते हैं। अगर उन्हें पहचानते हैं और उनका नाम नहीं जानते हैं, मौके पे नाम नहीं याद आ रहा है आपको तो भी आप उस चीज़ को लिख दें, अज्ञात में ही लिखें और ये भी लिख दें देखने पे पहचान जाऊंगा, नाम नहीं याद है। इस तरह से आप दूसरे व्यक्तियों को अपने एप्लीकेशन में नामजद करें, अपने एफआईआर में नामजद करें। फिर दोस्तों उन लोगों में प्रत्येक का क्या रोल था, जैसे किसने पकड़ा था, कौन धमका रहा था, कौन मारने के लिए ललकार रहा था, कौन कौन मार रहा था, ये इसका भी स्पष्ट रूप से वर्णन करें। किसकी क्या भूमिका थी उस समय आपको स्पष्ट रूप से लिख देना है। और दोस्तों इन लोगों के मारने पीटने का जो तरीका था, जिस हथियार से जो मार रहा था, जैसे किसके हाथ में डंडा था, किसके हाथ में लाठी थी या कुल्हाड़ी थी
या फिर पिस्टल, बंदूक, जो भी हथियार जिसके हाथ में रहा हो और जिस हथियार से जो मार रहा हो, आपके ऊपर वार कर रहा हो, उसको भी स्पष्ट रूप से बताना है। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, सबका रोल स्पष्ट होना चाहिए। आगे चल के ये आपको उन लोगों को सज़ा दिलाने में बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों, अगर इन लोगों के साथ कोई पुरानी रंजिश या किसी प्रकार का विवाद, दुश्मनी आदि रहा हो या मौके पे चल रहा हो, तो उसका भी वर्णन अपने प्रार्थना पत्र में कर दें, क्योंकि आपको कोई ऐसे ही मारने तो आएगा नहीं, कोई उद्देश्य होगा उसका, कोई कोई हेतुक होगा और इसको भी आपको बताना पड़ेगा। ट्रायल के समय आपको ये चीज़ साबित भी करना पड़ेगा कि ये किस उद्देश्य से आपके ऊपर हमला किए थे, ये साबित करने का भार आपके वकील पे होगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको जो भी चोटें आई हैं उसका भी विवरण लिख देना है। चोटें नॉर्मल हैं या गंभीर हैं और कौन से हथियार से चोटें पहुंचाई गई हैं, इसका भी स्पष्ट वर्णन कर दें। बाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आपका मेडिकल करवाएगी। मेडिकल के हिसाब से जिस प्रकृति की चोटें आपको लगी होंगी, आई होंगी, उसके हिसाब से दोषी व्यक्तियों के ऊपर, अभियुक्त गणों के ऊपर वो धाराएं लगेंगी और फिर उसी हिसाब से मामला आगे चलेगा। या फिर आप पहले ही अपना मेडिकल करवा के थाने पे जाइए। यदि आप को बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं, आप थाना नहीं जा सकते हैं, तो सबसे पहले आप अस्पताल ही जाइए, वहाँ से मेडिकल करवाइए, या बाद में पुलिस आके खुद ही मेडिकल हॉस्पिटल से प्राप्त कर लेगी। ये सब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर आप बहुत अत्यधिक रूप से गंभीर हैं तो एफआईआर आपका कोई मित्र, आपके परिवार का कोई सदस्य भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप ही एफआईआर दें। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मामला अपना दर्ज करवाएंगे तो हम ज़रूर ही सफल होंगे दोषी व्यक्तियों को सज़ा दिलाने में। दोस्तों, ये आगे स्क्रीन पर मैंने उन बातों को क्रमवार भी लिख दिया है, आप इसको पढ़ लें, उसको सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एफआईआर में मैंने उतना ही लिखा है जितना मुझे सही लगा। बाकी अगर आपका मामला या आपका फैक्ट अगर ज़्यादा है या कम है तो आप अपने हिसाब से बढ़ाकर घटाकर लिख सकते हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा, और नोटिफिकेशन के लिए घंटा भी दबा दें। धन्यवाद।